हेलो एवरीवन। ये वीडियो होने वाली है मेरे जितने भाई बहन क्लास 12th में अभी आए हैं या फिर अभी आने वाले हैं, मतलब क्लास 11 से क्लास 12th में आने वाले हैं। ये वीडियो उन सबके लिए होने वाली है। सो भाई ये बहुत बेसिक सी बात रखूंगा मैं आपके आगे। जितने भी मेरे भाई बहन ने कॉमर्स स्ट्रीम ले रखी है, ये वीडियो उन सबके लिए होने वाली है। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे आपकी क्या बेसिक जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या स्ट्रेटेजीज आपको रखनी है, ठीक है ना, किस तरीके से आपको वो पढ़ने हैं। और उसके बाद कुछ ऐसी बातें जो आपको एंटायर अपनी इस जर्नी में याद रखनी है, ताकि आप अपने जो भी आपने 99% 98% बोर्ड्स में लाने का और सीयूटी में अच्छे मार्क्स लाने का गोल बना रखा है वो आपका अचीव हो जाए। सिंपल सी बात ये है, ज़्यादा इसमें फालतू 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 की बात नहीं होगी। नो मोटिवेशन, वो सब आपको खुद आना चाहिए, ठीक है ना। अपने हालात देख करके, अपनी जो बातें हैं उन सबको देख करके अगर आपको कुछ बदलना है, कुछ करना है, तो आपको यू हैव टू डू एट एनी कॉस्ट, राइट। सो उनके बारे में तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बस मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आपकी क्या स्ट्रेटेजीज रहनी चाहिए उन सभी सब्जेक्ट्स को लेकर। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कुछ मेरे भाई बहन ऐसे भी होंगे जिन्होंने अकाउंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, इतना भी अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, सबके लिए मैं एडवाइस यही दूंगा। बेसिक जो मेरी मेन मेन एडवाइस रहेगी, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा क्लास 11th के अकाउंट्स में, थोड़ा बहुत ही पढ़ रखा है, उनके लिए यही है कि आपको अपनी वो जो जनरल एंट्री वाला एक चैप्टर होता है, जो बिल्कुल बेस आपका तैयार कर रहा होता है, जिसमें आपके वो डेबिट क्रेडिट के रूल्स बता रहे होते हैं, उन चैप्टर्स को आपको कवर करना पड़ेगा। डेफिनेटली यू हैव टू डू एट एनी कॉस्ट, ठीक है ना। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि अगर आपने उन चैप्टर को नहीं भी करोगे तो भी आप क्लास 12th में बहुत अच्छा कर पाओगे। क्लास 11th के जो भी आपके बेसिक्स हैं, दे आर बेसिकली इक्वल टू द क्लास 12th सर्वाइवल इन अ गुड मैनर। मतलब अगर आप एक अच्छे तरीके से अपनी क्लास 12th में सर्वाइव करना चाहते हो और अकाउंट जैसे सब्जेक्ट को लेकर सर्वाइव करना चाहते हो, देन क्लास 11th के वो जो बेसिक्स है यू हैव टू डू एट एनी कॉस्ट, उनको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो कि नहीं मैं कर लूंगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लो अपने दिमाग में। ये मिस्टेक मेरे से भी हुई थी जब मैंने मतलब क्लास 11th में अकाउंट्स में मैं रट्टा मार रहा था बिल्कुल, लेकिन मुझे उनके पीछे के लॉजिक्स वगैरह नहीं बताते। जर्नल एंट्रीज मेरे डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्रेडिट क्यों हो रहे हैं, उनके बारे में नहीं बताता। तो देयर वाज अ बिग प्रॉब्लम, इट वाज अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। तो मैंने अपने जो भी जर्नल एंट्री के चैप्टर थे, बेसिक से चैप्टर थे, जो जर्नल एंट्री के बेसिक से चैप्टर थे, उनको पहले उठाया और उनको कवर किया। 1 डेढ़ घंटा उनके लिए मैं ज़रूर लेके बैठता था। क्लास 12th मेरी चल चुकी थी। देन आई रियलाइज़, जब मैं अपने ट्यूशन में जाता था, कि यार ये मेरे से नहीं हो पा रहे हैं ज़रा भी। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि मेरा जो क्लास 11th अकाउंट्स का बेस था वो इतना ज़्यादा मजबूत नहीं था। तो पहले मैंने वो अपनी कवर करे लेक्चर्स, उसके बाद वो रखा, ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, यू कैन डेफिनेटली डू। अपने क्लास 11th में इतनी मेहनत नहीं करी, अच्छे मार्क्स नहीं आए, नो मैटर व्हाट द परफॉर्मेंस यू आर हैविंग इन योर क्लास 11th, बट अभी आपके पास चांस है और आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो अकाउंट्स के लिए तो यही रहेगा मेन, बिल्कुल बेसिक रामबाण इलाज यही है अकाउंट्स को अच्छे करने का। तो ठीक है, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट योर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या है कि अभी तक आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी, स्टैटिस्टिक्स पढ़ी, अब उनका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है इट इज टोटली डिफरेंट, और जो आपकी इंडियन इकोनॉमी है दैट इज टोटली डिफरेंट। द थिंग विच यू कैन डू इज कि अपनी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जब हम क्लास 11th में होते हैं तो बहुत सारे उसमें इश्यूज आ रहे होते हैं, मतलब हमें वो इतने अच्छे से समझ नहीं भी आती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बट लेकिन हमें धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है कि हमें समझ आता है इसमें ग्राफ बनाने होते हैं, टेबल बनानी होती है, ये सब चीज़ें चलती है, न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, सारी बातें रहती हैं। तो क्लास 12th में भी आपको यही फोकस करना है कि उसमें भी आपको ग्राफ मिलेंगे, उसमें भी आपको टेबल बनाने को मिलेंगी, सारी बातें रहेंगी, और एक सब्जेक्ट आपका पूरा थ्योरी का होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्लास 12th की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स और वो सब है वो अलग है, जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स जो 11th में थी। अब बात ये आती है कि आप उसमें बेटर परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हो। एक तो उसमें रट्टा मत मारना बिल्कुल भी, ठीक है ना। हर एक कंसेप्ट को डीप जाके पढ़ना। आपके पास अभी भी बहुत टाइम है, आपकी पूरी साल स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। आप अप्रैल में हो, मई में हो, जब ये वीडियो देख रहे हो आपके पास इतना टाइम है, आप खुद अंदाजा लगाओ कि मेरे पास कितना टाइम बच रहा है, ठीक है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा सफिशिएंट टाइम है, बहुत अच्छा परफॉर्म आप कर सकते हो, तो उसके लिए तो ये एक तो रट्टा मत मारना। जो वो थियरी सब्जेक्ट में कभी कभी आपको बोरियत सा भी लगेगा कि यार ये क्या ही थियरी सब्जेक्ट है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप बहुत उसको अच्छे से कर लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार सही है, जो स्टैटिस्टिक्स हमने 11th में पढ़ ली थी वो सही हुआ। अब क्लास 12th में एटलीस्ट थियरी है तो मार्क्स मिलने बहुत अच्छे चांसेस हैं हमारे पास कि हम मार्क्स को बिल्कुल एग्जामिनर से लूट लें, ठीक है ना। तो बस यही है कि क्लास 12th में थोड़ा सा उसको बोरियत फील ना करके अच्छे से पढ़ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 1 2 दिन मेरे से नहीं पढ़ी जा रही इंडियन इकोनॉमी, जस्ट लेफ्ट इट फॉर सम टाइम एंड देन स्टार्ट अगेन, तो आप ऐसे कर सकते हो, बट उसको छोड़ना मत। कंसिस्टेंसी आप रखोगे तो वो चीज़ें आपकी हो जाएंगी, ठीक है। तो उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज़ें करनी है, भागा-दौड़ी उसमें नहीं मचानी। ऐसा नहीं करना कि बस फॉर्मूले रट लिए, आपको पता होना चाहिए वो फॉर्मूले बन कैसे रहे हैं, सारी बातें, ठीक है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना, और जितना हो सके न्यूमेरिकल्स की उतनी प्रैक्टिस करनी है, जितने भी आपके न्यूमेरिकल आए हैं। फिर ये वो उसमें डेट्स वगैरह होती है, और आपके वो सब होते हैं, क्या कहते हैं उसको, वन लाइनर क्वेश्चंस वगैरह भी होते हैं, जिनसे एमसीक्यू बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वो चीज़ें, अब कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि हम उसके लिए एनसीईआरटी प्रेफर करें या फिर आपके जो अदर बुक चल रही है वो। तो आई वुड से कि जो भी आपकी क्लास टीचर, सॉरी, जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर बता रहे हैं या जो भी आप ट्यूशन में कर रहे हो उससे कर लो। कंटेंट वो सेम ही रहता है हर जगह, बट ये होता है कि जैसे थ्योरी सब्जेक्ट है और आपके पास टाइम बच रहा है या टाइम है, आपके पास टाइम निकाल पा रहे हो, तो इंडियन इकोनॉमी के जो भी आपके एनसीईआरटी है इंडियन इकोनॉमी की, एक बार उसको आपको अच्छे से गो थ्रू करना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे आपने सपोज करो कि जो जहाँ से सपोज करो कि आपने बुक ले रखी टीआर जैन, ठीक है। अब उसमें से आप इंडियन इकोनॉमी कवर कर रहे हो, बट अगर आपके पास टाइम है, या फिर ये काम आप दिसंबर जनवरी के टाइम पे भी कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो बस जस्ट गो थ्रू इट वंस, तो आपको वो सारी चीजें समझ आती चली जाएंगी। और सपोज करो कि कोई आपको ऐसा टर्म दिख भी रहा है जो नया सा है कुछ, तो आप उसको अंडरलाइन करके वहीं पे पढ़ सकते हो। वैसे तो हर चीजें कवर रहती है सारी बुक्स में, ऐसा कुछ नहीं है।
है, बट फिर भी अगर कोई चीज़ रह भी जाती है तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो एनसीईआरटी में से। तो बुक्स के पीछे ज़्यादा वो मत करना कि यार बुक्स में कौन सी ले क्या करें, बट यू हैव टू फोकस इट दिस कि आपको कंसेप्ट अच्छे से पढ़ने हैं, भागा-दौड़ी ज़रा भी नहीं मचानी है, ठीक है? ये हो गया इकोनॉमिक्स के लिए। टॉकिंग अबाउट बीएसटी, बीएसटी में वही चीज़ है यार, देखो सुनो, जैसे आप अभी तक करते आए थे केस स्टडीज़ वगैरह, बस उनका लेवल थोड़ा अप हो जाता है और उसमें बिज़नेस स्टडीज़ में वही केस अबाउट बीएसटी, बीएसटी में वही चीज़ है यार, देखो सुनो, जैसे आप अभी तक करते आए थे केस स्टडीज़ वगैरह, बस उनका लेवल थोड़ा अप हो जाता है और उसमें बिज़नेस स्टडीज़ में वही केस स्टडीज़ वगैरह रहती हैं, सारी थ्योरी रहती है, आपकी फीचर्स और डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, यही सलाह देता हूँ सबको कि रिवीजन इज़ ओनली द की। सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट के लिए यही है वैसे तो, लेकिन बिज़नेस स्टडीज़ में थ्योरी हम बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं और समझ भी नहीं आता इतने सारे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एक्चुअल में कैसे कवर करें। तो उसके लिए तो मैं यही बोलूँगा, जितना आप ज़्यादा रिवाइज़ करते जाओगे, जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करते जाओगे, उतना ज़्यादा सही होता जाएगा। रिवाइज़ जब आप करते जाओगे और साथ के साथ कुछ केस स्टडीज़ भी सॉल्व करोगे, तो एक पॉइंट पे आपका आंसर नहीं बनेगा, दूसरे पॉइंट पे भी आपका आंसर नहीं बनेगा। बट जब आप बार-बार रिवाइज़ कर चुके होगे, तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ये कंसेप्ट तो मैंने पढ़ा है, ये वाला कंसेप्ट इस पर्टिकुलर केस स्टडीज़ में 110% लग रहा है। वो आपकी चीज़ें कब होंगी? जब आपका रिवीजन बहुत अच्छा परफेक्ट होगा, जब आपने अच्छे से सभी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस अच्छे से कवर कर लिए होंगे, देन यू कैन ईज़िली डू एनी केस स्टडी जो भी आपकी आएगी, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर पाओगे। बस उसके लिए तो यही है कि आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करना ही पड़ेगा, ठीक है? आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी उसमें करना, केस स्टडीज़ जैसे ही चैप्टर खत्म हो तुरंत देख लेना। बट ऐसा भी पॉसिबल होता है कि जब मैं अपने टाइम पे करता था तो वो बन नहीं पाते थे मेरे से। उसका कारण ये था बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ रिवीजन। सो लैक ऑफ रिवीजन होता था, इस वजह से नहीं बन पाते थे। तो फोकस यही करना कि ज़्यादा आप केस स्टडीज़ तो सॉल्व करो, बट रिवीजन सबसे ज़्यादा करो। रिवीजन जितना ज़्यादा करोगे केस स्टडीज़ उतनी अच्छी सॉल्व हो जाएँगी। तो ये हुआ आपका अकाउंटेंसी में बेसिक सी बात है, आपको क्या ध्यान रखनी है, इकोनॉमिक्स में बेसिक सी बात है, आपको क्या ध्यान रखनी है, और बिज़नेस स्टडीज़ में आपको बेसिक सी बात क्या ध्यान रखनी है। नाउ कमिंग टू आपको क्या-क्या फ़ोकस, मतलब इससे, मतलब ये तो सब्जेक्ट की बात हुई। इससे अलग किन-किन बातों पे आपको बिल्कुल अच्छे से फ़ोकस करना चाहिए, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्लास 12 बोर्ड्स में हमारी प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, ठीक है ना? तो भाई बस बात ये है कि उसमें आपको एक तरह से प्रेज़ेंट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। मतलब एग्ज़ामिनर को हमें थोड़ा-सा पर्सुएड करना पड़ता है, मजबूर करना पड़ता है कि वो हमें जो हमने आंसर लिखा है ना, उसमें मार्क्स देकर जाए, ठीक है ना? मतलब ऐसा करना पड़ता ही है यार सीबीएसई बोर्ड्स में कि आपको वो आंसर लिखने की वो एक कला जो होती है, वो भी आनी चाहिए। मतलब सबसे उससे ज़रूरी बात क्या है कि आपको कंटेंट पता होना चाहिए कि उसमें आप क्या लिख रहे हो। फिर उस कंटेंट को आप किस तरीके से लिख रहे हो, वो भी मैटर करता है, ठीक है ना? कितने अच्छे से आप जो आपके कीवर्ड है उनको अंडरलाइन करके आ रहे हो, कितने अच्छे से आप पॉइंट्स में आंसर लिख के आ रहे हो, या कोई अगर डायग्राम की ज़रूरत पड़ी है तो वो डायग्राम कैसे बना के आ रहे हो, कोई ग्राफ अगर आपको बनाना है तो वो उस ग्राफ को कैसे बना रहे हो, टेबल बनानी है टेबल कैसे बना रहे हो, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। कोई फ्लो चार्ट आपको ध्यान में आए, आप फ्लो चार्ट कैसे बना पा रहे हो थ्योरी सब्जेक्ट्स में, ठीक है, बीएसटी और इंडियन इको वगैरह में, तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। या फिर जैसे सपोज़ करो आप बिज़नेस स्टडीज़ में केस स्टडी डिस्कस कर रहे हो, तो एक केस स्टडी को डिस्कस आप कैसे कर रहे हो, पहले उसके बारे में थोड़ा बता रहे हो, फिर उसपे क्या कौन-सा कांसेप्ट लग रहा है उसके बारे में आप कैसे बता रहे हो, फिर उसकी डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस आपने फ्लो चार्ट बना के लिख दिया। तो इट मैटर्स अ लॉट कि हाउ यू आर वेल प्लेइंग इन योर एग्जाम व्हाइल गिविंग योर एग्जाम। तो एग्जामिनर से आपको मतलब उसको परसुएड करना पड़ेगा कि वो आपको मार्क्स देकर जाए, जो आपने आंसर लिखा है। दैट इज योर ड्यूटी। दूसरी चीज ये कि एक चीज होती है, एक होता है कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंसी इज मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट देन योर लास्ट मिनट स्टडी, राइट? फॉर इंस्टेंस कि आप पढ़ने लगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पढ़ाई उस वक्त भी हो सकती है मेरे भाई, बट जिस लेवल की पढ़ाई आप इस वक्त बैठ के कर सकते हो, जब आपका अप्रैल का, मई का टाइम चल रहा है, या जून से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उस वक्त की उस लेवल की पढ़ाई आपकी तब नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें उस वक्त दबाव हमें डाल रही होती है, प्री बोर्ड्स रिजल्ट, प्री बोर्ड का, ट्यूशंस में आपके एग्जाम, सॉरी टेस्ट वगैरह चल रहे होते हैं, और उधर आपका प्रैक्टिकल आने को तैयार होता है, प्रैक्टिकल फाइल आपको बनानी होती है, और प्रैक्टिकल वगैरह चलने स्टार्ट हो जाता है, डेट शीट आ रही होती है, हम थोड़ा यूट्यूब पे भी टाइम वेस्ट कर देते हैं, इधर उधर की वीडियो देख के, इंस्टाग्राम भी चलाना होता है, बहुत सारी बातें। मैं तो कह रहा हूँ भाई चलाओ, मैंने मना नहीं करा, मैं भी अपने टाइम में फुल चलाता था, बट सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस स्टडीज को अभी से ही करते हो और कंसिस्टेंसी उसमें रखते हो, मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब, जिन भाई बहनों को नहीं पता उसको बता दो, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप अगर निरंतर होके किसी काम को करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, उसमें परफेक्शन आने के चांसेस हैं आपके, और परफेक्शन आ ही जाती है मेरे भाई। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई कंसेप्ट मेरे को समझ नहीं आ रहा, कोई मेरे को न्यूमेरिकल मेरे से नहीं बन पा रहा, तो अगर आप उसमें लगे रहोगे वो खुद डिस्कस कर रहे होंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपना भाई लगे रहो, पढ़ते रहो, मेहनत अब भी कर ली तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, ठीक है बाय।